गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं 28 अक्टूबर 2023 की जो प्रीलियम स्पेसिफिक न्यूज़ हमें अलग अलग न्यूज़पेपर में देखने को मिली हैं, जैसे द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस या जो भी जगह है प्लेसेस इज न्यूज़, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि वहाँ से प्रीलियम्स के अंदर सवाल बिल्कुल आ सकता है और आते ही हैं। ये सब जो न्यूज़ है ये उसी बाउंड्री को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही हैं, उसी के हिसाब से देखी जा रही है कि इनमें से सवाल किस तरीके से पूछा जा सकता है। अगर आपको देखना है मेन से रिगार्डिंग भी, तो मैं डेली अपने चैनल के ऊपर द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को एनालाइज करती हूँ। मैं वहाँ पे बताती हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन आपके कहाँ पे मेंस में आ सकता है, कौन से आपका जो सिलेबस है किस पेपर के अंदर ये आ सकता है और वहाँ पे क्यों आ सकता है, किस तरीके से आ सकता है। तो ये सब उनका डिटेल जो एनालिसिस है वो हम वहाँ पे देखते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो पहली न्यूज़ अबाउट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है प्रीलियम्स के लिए वो है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइफेड इसका नाम है। इसका हेड क्वार्टर जो है वो हमें देखने को मिलता है न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर हम इसका क्या देखते हैं, हेड क्वार्टर। HQ से आगे आप समझ जाइएगा कि HQ का मतलब है हेड क्वार्टर। अब अगर मैं बताऊं कि ये है क्या और इसका काम क्या है, तो व्हाट इज़ एंड व्हाट्स द फंक्शनिंग। तो फंक्शन इसका देखो, सबसे पहले कि ये है क्या है, तो ये ऐसे कि एक नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी है, यानी कि ये क्या है, नेशनल लेवल है, NL। नेशनल लेवल होने से क्या मतलब है कि अलग अलग स्टेट्स में नहीं है, बल्कि सभी स्टेट्स के लिए ये इकलौती है। कोऑपरेटिव है, काम साथ में मिलके करती है। तो किसके साथ मिलके करती है, मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी ट्राइबल अफेयर है उसके साथ मिलके करती है, क्योंकि उसी के अंडर ये आती भी है। ये तो ईजी था क्योंकि आगे ही ट्राइबल तो ऑब्वियस सी बात है कि किसके अंदर आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मोटा के अंदर ये आती है। ठीक है, और इससे आगे हम बढ़े अगर, तो कि ये बनी कब थी, नेशनल लेवल की है। काम क्या है, काम यही है कि इसको जो भी माइनर फॉरेस्ट की जो चीज़ें होती हैं उनको पहुंचाना होता है, प्रोड्यूस को अलग जो मार्केट है वहाँ तक। इसीलिए यहाँ पे देखिए ना, मार्केटिंग कोऑपरेटिव ट्राइबल्स की है, कोऑपरेट एक साथ मिलके मार्केटिंग, मार्केट करना है डेवलपमेंट को। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की फेडरेशन है। तो अगर आप नाम को ध्यान से देखेंगे तो मैंने अभी तक जो भी आपको समझाया वो सब इसके नाम के अंदर ही छुपा हुआ है। बनी कब थी, बनी ये थी 1987 के अंदर। और किस एक्ट के अंदर बनी थी, ये सवाल आ सकता है बिल्कुल। तो ये बनी थी मल्टी स्टेट कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1984 के अंडर। इस एक्ट के अंदर इसको बनाया गया था। इससे अगर अलग में जाके आपको कुछ और बताऊं तो इसके अंडर एक स्कीम भी है और उस स्कीम का नाम है PMVDY। PMVDY का क्या मतलब हुआ, PM से तो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, V से बनता है वन। ठीक है, वन यानी कि हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे, वन का क्या मतलब होता है, फॉरेस्ट। धन, वन धन, और Y से बनता है योजना। तो यहाँ पे क्या बन गया है, PM वन धन योजना। इसके अंदर एक स्कीम आती है, यानी कि यहाँ पे चल रहा है इंडिया के अंदर। और नेक्स्ट न्यूज़ पे हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इज़ अबाउट एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये ADB के बारे में है। इसका हेड क्वार्टर हमें देखने को मिलता है फिलीपींस के अंदर। फिलीपींस के अंदर ये स्थित है, इसका हेड क्वार्टर है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, अगर इसके नाम को ही टुकड़ों में बांटा जाए तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि एशियन है, सिर्फ एशिया के डेवलपमेंट के लिए होने वाला है। ठीक है, उससे अलग कि ये बना कब था। सबसे पहले इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1966 में। और ये बना किसके अंडर था, इसको UN ने बनाया था, यानी कि UN के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जो कि हुआ था फर्स्ट एशियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर। ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस ने इसको बनाया था। अबाउट अगर मैं इसके बताऊं कि इसका क्या है, तो इसका काम है कि ये एक तरीके से एशिया और जो पैसिफिक है, क्योंकि वो सारी की सारी दोनों ये जो समुंदर है इनके अंदर हमारी एशियन कंट्रीज मिलती हैं, तो इनको रिसिलियंट बनाना है कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम्स आ गई है तो उस प्रॉब्लम से लड़ने के लायक बनाना। जैसे श्रीलंका को इसने दिया था, और क्यों दिया था, देखिए न्यूज़ भी इसी वजह से है कि श्रीलंका को जब इन्होंने पैसा दिया था तो गारंटर बने थे जापान और दिस चाइना एंड इंडिया। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से जब श्रीलंका के अंदर अभी हमें इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला था 1 साल में, तो इसी बैंक ने उनकी मदद की थी, उनको पैसे दिए थे और वो उस चीज़ से बाहर निकल पाए थे। अगर बात करें यहाँ पे कि इसमें मेंबर्स कितने हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे 68 मेंबर्स हैं इसके अंदर फिलहाल, और उनमें से 49 जो मेंबर्स हैं वो हैं एशिया पैसिफिक के। ठीक है, दोनों जो ओशंस हैं उनके बीच के।
यहाँ पे सवाल उठता है क्या इंडिया एक मेंबर है, तो इसके जवाब में बिल्कुल ये बात सही है, इंडिया एक मेंबर है, तभी तो वो यहाँ पे आपको श्रीलंका के लिए गारंटर बन सकता है ना कि ठीक है हम पैसे वगैरह देंगे, ये सब तभी तो देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल इंडिया एक मेंबर है। उसके बाद एक कुछ और बातें अगर मैं इसके बारे में बताऊँ तो हो सकता है कि इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है, कौन इसकी पॉलिसी बनाएगा, डिसीजन बनाएगा, तो उसको बोला जाता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। बीओजी यहाँ पे है, बोग भी बोल सकते हैं आप इसको। तो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर जो वो हाईएस्ट पॉलिसी बनाते हैं। फिर सवाल उठता है कि लार्जेस्ट, अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि कौन कौन से शेयर होल्डर हैं यहाँ पे, तो सबसे ऊपर आता है जापान। जापान हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा शेयर जापान का है। यहाँ पे 5 ऐसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं। दूसरे नंबर पे है यूएसए, और अगर आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे हमें देखने को मिलता है चाइना। ठीक है, चाइना के बाद है इंडिया, और इंडिया के मतलब कि बाद में आता है 5th नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया, ये 5 जो कंट्रीज़ हैं ये लार्जेस्ट अपना शेयर यहाँ पे रखती हैं, लार्जेस्ट शेयर होल्डर यहाँ पे है। नेक्स्ट हम अपनी न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये न्यूज़ है वियना कन्वेंशन और डिप्लोमेटिक रिलेशन। जी ये मैं वैसे आप लोगों को समझा चुकी हूँ वैसे भी, क्योंकि लगातार 3-4 दिनों से ये न्यूज़ में आ रहा था, लेकिन फिर भी हम इतना डिटेल में प्रीलिम्स के हिसाब से इसमें नहीं गए थे, तो एक बारी दोबारा से याद कर लेते हैं। न्यूज़ क्या थी, 41 जो कनाडा ने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया था, तो उसके ऊपर इंडिया की बेइज्जती की गई थी, उनको गलत बोला गया था कि उन्होंने गलत किया। अब देखते हैं कि ये बना कब था। सबसे पहली बात जब ये बनता है तो ये बनता है 1961 में। अभी के अंदर यहाँ पे 193 पार्टीज़ हैं, मतलब कि 193 जो कंट्रीज़ हैं वो इसकी मेंबर है। क्या इंडिया इसका मेंबर है, तो बिल्कुल इंडिया भी इसका मेंबर है, और इंडिया इसका मेंबर बना था 1965 के अंदर। ठीक है, 1965 के अंदर इंडिया जो है वो इसका मेंबर बन जाता है। इसका एम क्या है, इसका एम है कि डेवलपमेंट हो सके, जो फ्रेंडली रिश्ते होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ उन कंट्रीज़ के अंदर में। ठीक है, तो ये क्या करता है कि डिप्लोमेट्स को इंटरेक्शन करने के लिए देता है कि आपके डिप्लोमेट्स दूसरी कंट्री के अंदर जा सकते हैं। जैसे इंडिया को कुछ इम्यूनिटी देनी पड़ेगी, वो उन पर क्राइम वगैरह केस वगैरह नहीं लगा सकते हैं, वो उनको बंदी नहीं कर सकते, गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन उठे कि इसके फंक्शंस क्या क्या है, तो फंक्शंस यही है कि इम्यूनिटी और प्रिविलेजेस मिलते हैं। ठीक है, जो भी डिप्लोमेट्स होंगे, नहीं तो कोई क्यों अपनी कंट्री से किसी को डिप्लोमेट्स वगैरह को, एम्बेसडर वगैरह को भेजेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पे जाके जो वियना कन्वेंशन है VCDR जो है उसके अंदर वो लोग इम्यून है, तो वहाँ पे जाके रह सकते हैं। और गारंटी फ्री कम्युनिकेशन होती है कि आपका अगर कोई मिशन लेके कोई जा रहा है, सेंडिंग स्टेट जो जाएगी, तो वो आराम से फ्रीली जिस भी स्टेट में, होस्ट स्टेट जो होती है जिसमें डिप्लोमेट्स आए हैं, उनके साथ बातचीत कर सकती है, कम्युनिकेशन कर सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं। दिस इज़ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम PMKSY AIBP। तो देखिए क्या है कि कैबिनेट की जो कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स की, उन्होंने अप्रूव किया है कि जो जमरानी डैम है, मल्टीपर्पज़ प्रोग्राम, एक डैम बनाया जा रहा है जिसका नाम है जमरानी। ठीक है, तो जमरानी डैम बन रहा है उत्तराखंड के अंदर, और ये 2 रिवर्स के ऊपर बन रहा है। किस किस रिवर के ऊपर बन रहा है, पहली यहाँ पे रिवर है गोला रिवर, और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो है रामगंगा रिवर। तो गोला प्लस रामगंगा, इन 2 रिवर्स के ऊपर ये बनेगा। अभी इसको अप्रूवल मिला है, और अप्रूवल किस चीज़ से मिला है, इसी चीज़ से मिला है। PMKSY ने इसको अप्रूवल दिया है जमरानी बनाने का, और किसके अंडर बनाया गया, कैबिनेट कमेटी ने बनाया कि आप इस स्कीम के अंदर इसको बना सकते हैं। ये लॉन्च कब होता है, लॉन्च जो है इस स्कीम का वो हुआ था 2015-16 के अंदर, 2015-16 में इंडिया के अंदर ये लॉन्च हुआ था। और इससे बड़ी बात कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है या फिर थोड़ा बहुत सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, 2080 है, कैसे है, तो ये बिल्कुल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आता किसके अंदर है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, CSS ये है। आता ये है, हमें देखने को मिलता है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर ये आता है, MOVA एंड FW। इसके अंदर हम इसको देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका क्या क्या होता है कि इसका ऑब्जेक्टिव है स्कीम का कि ये जितना हो सके उतना ज़्यादा इरिगेशन को बढ़ा सके, यानी कि सिंचाई को बढ़ा सके, फार्मर्स जो है वो वाटर का अच्छे से इस्तेमाल कर सके, और ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके अलावा अगर मैं कुछ और आपको कंपोनेंट्स की बात करूँ जो इसके अंदर आते हैं, कुछ और स्कीम्स की बात करूँ, तो यहाँ पे हमें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है वो इसके अंदर देखने को मिलती है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, वो यहाँ पे देखने को मिलती है कि वो सेंट्रल असिस्टेंस देती है मीडियम या जो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है यहाँ पे हर खेत
हर खेत को पानी, हर खेत को पानी, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है, लेकिन ये इनकी स्कीम है तो इसीलिए यहाँ पे अलग से बता रही हूँ। नंबर 3 आपको देखेगा पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, ये भी किसके अंडर आता है, ये एक्चुअली में अब ये याद रखने की बात है कि हर खेत को पानी आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर, और दिस पर ड्रॉप मोर क्रॉप आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। तो ये थोड़ा सा अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है समिट ऑफ द 3 बेसिन्स। ये 3 बेसिन्स की यहाँ पे बात हो रही है। कौन कौन से बेसिन्स हैं वो मैं आपको अच्छे से मैप के अंदर दिखाऊंगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि 3 बेसिन्स कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला जो यहाँ पे बेसिन है वो हुआ है कोंगो बेसिन, ठीक है। दूसरा जो बेसिन है वो है अमेज़न का बेसिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजिली है, ये तो सबको पता ही होगा कि कोंगो और अमेज़न का बेसिन है कहाँ पे। और थर्ड जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मे बी पर्सनस नॉट नो, तो ये थर्ड जो है ये है बोर्नियो मेकोंग साउथ ईस्ट एशिया बेसिन। तो ये जो 3 हैं ये तीनों के तीनों बेसिन्स में वर्ल्ड का 80% से ज़्यादा ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे हमें इन 3 बेसिन्स में देखने को मिलते हैं। इन्हीं का समिट हुआ है, कहाँ पे हुआ है, कोंगो के अंदर हुआ है, और कोंगो की जो कैपिटल है ब्राज़ाविले, वहाँ पे इस समिट को देखा गया है। यानी कि इन लोगों ने बात की होगी पॉलिसीज़ वगैरह, ठीक है, कैसे हम संभालें। जो 2/3 वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटीज़ है वो इन तीनों की ही उसमें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है, 2/3। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से आप क्या समझते हैं, बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है। मान लीजिए थोड़ा टिल्टेड है, समर का टाइम चल रहा है तो इस तरफ टिल्टेड है, यहाँ पे सन हो गया है, वो रेस छोड़ रहा है, दैट इज़ डिफरेंट। तो अभी हम देखते हैं कि अर्थ को इक्वेटर से हमने 0 डिग्री में एक इमेजिनरी लाइन से बांटा हुआ है। अर्थ के इक्वेटर के ऊपर 2 लाइन्स आती हैं, यहाँ पे आती है 66 डिग्री पे, 66.5 डिग्री के ऊपर ये दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे आती है 66.5 डिग्री के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इससे ऊपर जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अब मैं आपको 3 इसमें टेम्परेचर बांट देती हूँ, ठीक है। एक टेम्परेचर होगा जो कि होगा इक्वेटेरियल, ओके, ये होगा इक्वेटेरियल। सेकंड जो होगा वो क्या होगा, जो यहाँ पे ट्रॉपिक्स के बीच में है, इधर और इधर, इन दोनों को बोला जाएगा ट्रॉपिकल। और जो इनसे ऊपर है इसको मैं ब्लू में लिख रही हूँ क्योंकि ये जो 90 डिग्री से ऊपर है, इधर भी और इधर नीचे भी, इसको बोला जाता है फ्रीज्ड जोन। फ्रिज आपने देखा ही होगा अपने घर में, तो फ्रिज इतना ठंडा जोन है इसी वजह से। और जो इन दोनों के बीच में दिस जोन हमें देखने को मिलता है, इसे बोला जाता है टेम्परेट जोन। यानी कि इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है इक्वेटर या ट्रॉपिकल जितना, और इतना ठंडा भी नहीं है कि फ्रिज जितना ठंडा हो जाए कि वहाँ पे कुछ हो ही ना पाए। तो ये इस तरीके से हमारी अर्थ बटी हुई है। अब आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से समझ गए होंगे कि यहाँ पे बात हो रही है उन फॉरेस्ट की जो यहाँ पे ट्रॉपिक्स के बीच में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखता है कि ये तीनों के तीनों बेसिक ट्रॉपिक एरिया ऑफ अर्थ के अंदर आते हैं, और इसीलिए यहाँ पे 80% से ज़्यादा ट्रॉपिकल एरियाज हमें देखने को मिलते हैं। चलिए मैं आपको इनके लोकेशन दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप आइए, ये हमारा प्यारा भारत बीच में देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोंगो का बेसिन। ये देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, और यहाँ पे आप ऊपर देख पाएंगे कोंगो रिवर भी इसी से बहती हुई जाती है, और यहाँ पे है कोंगो का बेसिन। देखिए ये दिस इज कोंगो बेसिन, और इक्वेटर इसको बीच से काट रही है। इक्वेटर के ऊपर है तो मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उसमें आ जाता है, तो ट्रॉपिकल एरिया ही होगा यहाँ पे, सीधी सी बात है, राइट। अगर आपको इसके ऊपर नीचे के देश की बाउंड्री देखनी है, क्योंकि ये सबमिट हुआ है, क्वेश्चन आ सकता है, तो ऊपर देखिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, इसके साइड में अगेन गैबोन नाम की कंट्री है। नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको अंगोला और जाम्बिया देखने को मिलेगी। साइड में अगर आप जाएंगे तो तंजानिया देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। जब आप इसको क्रॉस करते हुए आते हैं अटलांटिक सी में, ये आपको अटलांटिक सी दिख रहा है यहाँ पे, और जब हम आते हैं साउथ अमेरिका में, तो साउथ अमेरिका के अंदर हमें देखने को मिलता है ब्राज़ील कंट्री में अमेज़न का बेसिन। देखिए कैसे अमेज़न का बेसिन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिस रिवर भी बह रही है इसका नाम भी अमेज़न रिवर है। तो यहाँ पे अमेज़न का बेस आप देख पा रहे हैं बेसिन। अब देखिए इक्वेटर यहाँ पे कहाँ से इसको काट रही है, बेसिन से थोड़ा सा ऊपर, तो ये कहाँ पे आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास। अब ये छोटी सी लाइन देखिए यहाँ पे डॉटेड जो ये लाइन दिख रही है, ये लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको, लिखा हुआ आ रहा है बिल्कुल। और इसके ऊपर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जा रही है, यहाँ जो साउथ अमेरिका का, जो आप नॉर्थ अमेरिका का जो देख पा रहे हैं, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ अमेरिका से, और साउथ अमेरिका से क्या जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये आप दो बेसिन्स इजी थे, नाम से थे, हम लोगों को पता था। लेकिन अब जब बात आती है ब्रोनो की, तो ब्रोनियो का जो बेसिन है वो है यहाँ पे, देखिए ये आप देखिए कि इंडिया है, इसलिए याद रखने के लिए इंडिया से जब हम म्यांमार जाते हैं और म्यांमार से थाईलैंड, मलेशिया, मलेशिया से सुमात्रा, जकार्ता, और यहाँ पे इंडोनेशिया से पहले आता है ब्रूनो आइलैंड। ब्रूनो आइलैंड के अंदर ब्रूनो का हमें बेसिन देखने को मिलता है। तो ये तीनों के तीनों जो बेसिन्स के पीपल है वो मिलते हैं कहाँ पे, कोंगो के अंदर। कोंगो के अंदर, कोंगो पे कहाँ मिलते हैं, उसकी कैपिटल के अंदर, ठीक है। और अभी आप दोबारा से अपनी यहाँ पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है 25/25 टारगेट किया गया है। तो 25/25 न्यूज़ में क्यों किए, क्योंकि इंडिया की जो मेडिकल रिसर्च है ना, जिसको बोला जाता है ICMR, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने ये बताया कि इंडिया का जो टारगेट था 25/25 टारगेट, वो शायद फेल होने वाला है। 2025 अभी तक आया नहीं है, 25 से हम समझ सकते हैं। तो ये टारगेट बनाया गया था 2013 में, यूनाइटेड नेशंस के अंडर इसको बनाया था। और इसका जो मोटिव था वो था कि जो 5 नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, से इंसान मैच्योर होने से पहले उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि उनकी डेथ, जो उनका नॉर्मली जीवन था वो उसको नहीं जी पाते हैं, नॉन कम्युनिकेबल है, किसी एक से दूसरे को नहीं लग सकती हैं, उनको 2025 तक उनको 25% डाउन कर देना है, ठीक है, नीचे लेके आना है। लेकिन इंडिया अभी तक इस आंकड़े को कंप्लीट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इंडिया का भी अगर हम देखें 2010 से लेके 2023 तक का, तो हमें सिर्फ देखने को मिला है कि ये जो डाटा नीचे आने वाला है ये 13.9% ही नीचे आया है, यानी अभी भी रास्ता जो है बहुत लंबा है, हम हाफ भी नहीं कर पाए हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंदर है कौन कौन सी, उनको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि उनसे सवाल आने की अहम भूमिका नज़र आती है। पहले यहाँ पे हमें पता चलता है कि कैंसर एक ऐसी जो बीमारी है जिसको इसके अंदर रखा गया था सबसे पहले नंबर पे। उसके बाद है कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ यानी कि हार्ट से रिलेटेड जो भी डिसीज़ होती हैं उनको। थर्ड नंबर पे यहाँ पे लिखा गया था क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़, CRD को, ठीक है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी यानी कि जो लंग से रिलेटेड आप सांस लेते हैं वो सारी डिसीज़। फोर्थ नंबर पे यहाँ पे रखा गया था डायबिटीज़ को, ओके, डायबिटीज़ को। तो ये मेजर जो है ये यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं कि 5 में से 4 जो है कम्युनिकेबल मेजर यही है, और इन्हीं को WHO जो है, यूनाइटेड नेशंस और WHO दोनों ने मिलके, मैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपको बता चुकी हूँ। तो ये जो 25/25 टारगेट था, इसमें 2 थे, WHO प्लस यूनाइटेड नेशंस। तो यहाँ से एक सवाल बन सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, 2 लोगों का या 2 इंस्टीट्यूशंस का मिला हुआ टारगेट था। नेक्स्ट हमारा प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, प्रगति। तो PM जो हमारे इंडिया के नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने चेयर किया है 43rd प्रगति मीटिंग को, अभी रिसेंटली ही उन्होंने चेयर किया था। ये है क्या, इसके बारे में देखते हैं। ये एक मल्टीपर्पज़ एंड इनिशिएटिव ICT प्लेटफॉर्म है, यानी मल्टीपर्पज़, एक काम नहीं है, बहुत सारे काम। इसके लॉन्च कब हुआ था, लॉन्च हुआ था 2015 के अंदर। एम क्या है कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस को ये मतलब उजागर करे, बनाए। और प्रोएक्टिव से क्या मतलब होता है कि आपको गवर्नमेंट के पास अपना काम कराने के लिए ना जाना पड़े, बल्कि गवर्नमेंट खुद आपके दरवाजे पे आके आपका काम करे। जैसे बहुत सारी अभी आप देख भी पा रहे कि लाइसेंस आपके यहाँ पे बन के आ जाता है, आप अप्लाई करते हैं, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट भेज देती है। तो कुछ उसी तरीके का है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितनी भी शिकायत वगैरह, ग्रीवेंसेस वगैरह जो डाली जाती है उनको रिड्रेस करें, जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं उनके ऊपर मॉनिटर किया जाए। डिज़ाइन किसने किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसको बनाया किसने है। तो बनाया इसको एक्चुअली 2 चीज़ों, 2 इंस्टीट्यूशंस ने मिलके है। पहला तो जो PMO की टीम है, PMO की जो टीम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो टीम है, प्लस उसके अलावा ये कोरिलेट करता है NIC के साथ। NIC क्या है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। तो ये दोनों मिलके इसको बनाते हैं, इसको फाउंड करते हैं एक तरीके से, यानी कि इसके मेंबर्स इसमें है। 3 टियर ये सिस्टम है, 3 जगह पे 3 तरीके से ये काम करेगा। हाउ, कैसे, तो पहला क्या होगा, हमने पहले ही देख लिया, PMO है यानी कि PM का जो ऑफिस है वो होगा। सेकंड जो इसका होगा टियर पे, वो आएगा हमारा यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट। यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट क्या होते हैं, वो लोग जो गवर्नेंस करते हैं, काम करते हैं। और थर्ड हमारे यहाँ पे आएगा स्टेट गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट, ठीक है, ये सब लोग इसको काम पे लाएंगे। फोर्थ न्यूज़ या लास्ट न्यूज़ हमारी आज की होगी, उसके बाद हम प्लेस देखेंगे कि कौन सा
प्लेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये है इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क ICN। इसको बोला जाता है कि जो ये कंपटीशन नेटवर्क है इंडिया का, CCI इसको बोलते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके अंडर ये है। उसी के मतलब इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क के अंदर CCI है इंडिया के अंदर। तो ये एक मेंबर बना है, ठीक है, स्टीयरिंग ग्रुप का, यानी जो नज़र रखने वाले होते हैं उनकी जो ICN है उसके अंदर एक मेंबर बना है पहली बार। इसकी जो CCI की जो यहाँ पे मेंबरशिप होती है ये 2 साल की होती है कि आप 2 साल के लिए वहाँ पे मतलब कि मेंबर रह सकते हैं इसका। ICN जो है वो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बट इनफॉर्मल नेटवर्क है, ठीक है। मतलब कि ये जो नेटवर्क है ये फॉर्मल नहीं है, आप ऐसे किसी चीज़ के बंधे नहीं हुए हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हर दुनिया के अंदर यहाँ पे 140 कंपटीशन अथॉरिटीज़ एजेंसी जिसमें रजिस्टर्ड है, या फिर ये लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि रजिस्टर्ड होती तो फिर फॉर्मल हो जाता, बट ये इनफॉर्मल है तो ठीक है, साथ में है, कोऑपरेट कर रही हैं। ICN का मिशन है कि ये जो अडॉप्शन करे ऐसी पद्धतियों का, ऐसे स्टैंडर्ड का, कि ताकि जो कंपटीशन पॉलिसी अराउंड द वर्ल्ड वो हर जगह सेम हो सके और बहुत अच्छी हो सके। ये यहाँ का मिशन है। इसको गाइड जो हो करती है तो कौन करता है, तो इसकी गाइड जो है वो स्टीयरिंग ग्रुप होता है। और ये क्यों न्यूज़ में इसीलिए क्योंकि इंडिया इसके स्टीयरिंग ग्रुप का पार्ट बन गया, पहली बार बन पाया है। 140 नेशंस में थे और इसमें मेंबर कितने होते हैं स्टीयरिंग ग्रुप में, 18 मेंबर्स एक टाइम पे, ठीक है। कितने टाइम तक रहेगा एक मेंबर इसके अंदर, 2 साल तक। ये इस न्यूज़ के बारे में सब कुछ था। लास्ट हम आज के बारे में पहुंचते हैं तो प्लेसेस न्यूज़। हम देख रहे हैं कि 2-3 दिन से एक खबर आ रही है आइसलैंड के बारे में कि आइसलैंड के अंदर जो इक्वालिटी है, वुमेन जो है वहाँ की वो स्ट्राइक पे चली गई हैं और उसी की वजह से वो इक्वालिटी की मांग कर रही हैं कि हमें इक्वल पे मिलना चाहिए, या जो सेक्स बेस्ड वायलेंस होता है उसकी वजह से वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी, उन्होंने भी इसको ज्वाइन कर लिया था। तो ये आप आइसलैंड की यहाँ पे लोकेशन देख लीजिए। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि इसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्या क्या है, तो आप देखेंगे कि एक आइलैंड कंट्री है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ये देखिए अटलांटिक ओशन है, 2 भागों में बटा हुआ है। यहाँ से ऊपर नॉर्थ अटलांटिक, मतलब यहाँ से नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी मैप में कहाँ से नॉर्थ होता है, कहाँ से साउथ शुरू हो जाता है, तो अटलांटिक ओशन है, ठीक है। और अभी आप देखेंगे कि ये ग्रीनलैंड एंड नॉर्वे के बीच में है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नॉर्वे है, ठीक है, ऊपर इसके ग्रीनलैंड है, तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है। इधर इसके साइड में देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम है, आयरलैंड वगैरह, और यहाँ पे नॉर्वे है, यहाँ पे ग्रीनलैंड है। तो ये ऐसे एक दूसरे की इसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज है। कोस्ट लाइन जो है इसकी मिलती हैं, जैसे नॉर्थ में ये मिलता है ग्रीनलैंड सी से, ठीक है, ग्रीनलैंड सी के। तो नॉर्थ में देखिए, आप मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये नॉर्थ है, ये साउथ होगा, यहाँ पे ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा। तो ऊपर नॉर्थ में यहाँ पे क्या है, ग्रीनलैंड सी है। अगर मैं आपको बताऊं कि ईस्ट जो है इसका, ईस्ट में ये बनता है नॉर्वेगियन सी से, ये देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है नॉर्वेगियन सी से। साउथ में ये मिलता है अटलांटिक सी से, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और वेस्ट में ये मिलता है डेनमार्क की जो स्ट्रेट है, ठीक है, जो कि ग्रीनलैंड और नॉर्थ वेस्ट जो है इसको अलग अलग करती है आइसलैंड को। तो डेनमार्क की जो स्टेट है, डेनमार्क स्टेट, इसका नाम ही यही है। तो ये इसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज है। ज्योग्राफिकल कुछ फीचर्स इसके बताऊं तो हाईएस्ट पॉइंट जो यहाँ पे है उसको बोलते हैं हवाने डेलास पीक। हवाने डेलास पीक मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, क्या बोलेंगे, HAVANNATALS, हवाने डेलास पीक। यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पीक है, वहीं यहाँ पे इतना बड़ा नहीं, जो यहाँ का आइसलैंड का सबसे बड़ा वो होगा हवाने डेलास पीक। लॉन्गेस्ट रिवर जो यहाँ की है वो है जोरसा रिवर। पी यहाँ पे साइलेंट है तो इसीलिए मैं उसको बोल नहीं रही, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कुछ और भी निकल के आ जाए, तो उसके लिए सॉरी। क्लाइमेट यहाँ पे, क्योंकि 2 ओशंस का करंट है, यहाँ पे अटलांटिक ओशंस का करंट देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऊपर से आर्टिक ओशन का करंट आएगा, तो इसीलिए क्लाइमेट जो है वो इन दोनों से कॉन्फ्लुएंस हो चुका है कि वहाँ से बहुत ठंडा करंट आ रहा है वार्म की तरफ, यहाँ से वार्म से जा रहा है ठंडे की तरफ। तो मतलब ठीक है, मॉडरेट है, टेम्परेट, वैसे भी टेम्परेट जोन के ऊपर में ये दिखाई हमें देता है। और गल्फ ऑफ स्ट्रीम जो देखने को मिलती है इक्वेटर के पास से, वो आती है यहाँ पे ऊपर अटलांटिक के सहारे, और जो ईस्टर्न ग्रीनलैंड का करंट है वो यहाँ पे आता है। तो आज का ये हमारे प्रीलिम्स की स्पेसिफिक जो न्यूज़ है वो होती है ख़त्म। थैंक यू सो मच अगर आप मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं तो, एंड हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट। और प्रीलिम्स में अभी जस्ट 254 डेज़ ही बचे हुए हैं, तो तैयारी करने के लिए